गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास में हमारा चैप्टर है हैलोजन डेरिवेटिव्स। ऑलमोस्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट में कुछ पॉली हैलोजन कंपाउंड्स आते हैं जिनके आपकी मोस्टली कॉमर्शियल यूजेस हैं सिलेबस के अंदर। तो मैं सिंगल बाय सिंगल उनको डिस्कस करूँगी आज इस लेक्चर के अंदर। लास्ट लेक्चर्स के अंदर अपन ने केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज़, एलिफेटिक, एरोमेटिक सारी देखी हैं। स्पेशली मैंने स्ट्रेस किया है जो नेम रिएक्शंस हैं उनको, तो आप ध्यान रखें नेम रिएक्शंस और एक ये जो क्लासिफिकेशन है उसको। इसके अलावा जो SN1 SN2 रिएक्शन है उनकी मैकेनिज्म, रिएक्टिविटी ऑर्डर, हेलोजन कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी, SN1 रिएक्शन और SN2 के अंदर डिफरेंस क्या है, क्योंकि बोर्ड का पैक्ट क्वेश्चन है यहाँ से। या तो SN1 SN2 के अंदर डिफरेंस पूछ लेते कई बार, या फिर पर्टिकुलर आपसे SN1 या SN2 रिएक्शन पूछ लेते हैं। उसके बाद में कुछ हमने स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स देखे हैं, जिसके अंदर हमने देखी हैं कुछ प्रॉपर्टीज़, जिसके अंदर कोई भी कंपाउंड है उसका ऑप्टिकली एक्टिव होना, उसकी कई सारी प्रॉपर्टीज़ होना, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें अपन ने देखी हैं इसके अंदर। ठीक है, इस लेक्चर में हम देखते हैं पॉली हैलोजन कंपाउंड्स, जिसके अंदर सबसे पहले अपन देख रहे हैं डाई हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स। ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन, one classification based on the number of halogen atoms. They are classified into monohalides, dihalides and polyhalides compounds. Here we will discuss gem dihalide. Gem dihalide mean होता है CH3CH ClCl। इसका मतलब एक ही कार्बन के ऊपर दोनों हेलोजन एटम्स प्रेजेंट है। जब दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं देन उस स्पेशल डाई हेलो कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, जेम डाइहैलाइड बोलते हैं अपन। ठीक है ना। जेम का मतलब होता है इफ़ द बोथ हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड विद द सेम कार्बन एटम, या 1-1 पोजीशन के ऊपर होती है, तो इसका नाम क्या हो गया, 1,1 डाइक्लोरोइथेन। सिमिलरली यहाँ पे CH2 दोनों पे ClCl। ठीक है, सिमिलरली दोनों ही हेलोजन एटम एक ही कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है, तो ये भी किसका एग्जांपल है, जेम डाइहैलाइड का एग्जांपल है। इसका नाम हो गया डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरोमीथेन। ये हो गया विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड मीन्स होता है इफ़ द बोथ हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट एट द 1-2 पोजीशन और एडजेसेंट पोजीशन। रेगुलर 2 पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होता है तब उसको अपन क्या बोलते हैं, विस डाइहैलाइड बोलते हैं या विसिनल बोलते हैं। 2 कार्बन को हम बोलते हैं इथेन, 1,2 डाइक्लोरो, है ना, तो 1,2 डाइक्लोरो इथेन। यहाँ पे क्या है, 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। कंडीशन यही है, जिम के अंदर दोनों हेलोजन एक ही एटम पे है, विसिनल में दोनों हेलोजन रेगुलर एटम्स पे प्रेजेंट है, पास पास के एटम्स पे प्रेजेंट है। इसके बनाने के कॉमन मेथड है एल्काइंस है। एल्काइंस का हेलोजिनेशन करते हैं और एल्काइंस का हेलोजिनेशन करने पर दोनों के अंदर क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, और बॉन्ड ब्रेक डाउन होने से यहाँ पे क्या आएंगी, हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स को मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखो यूजेज, स्पेशली यूज़ हैं आप लोगों के, यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल सेल्यूलोज एंड इथाइल सेल्यूलोज। देखो डाई हेलोजन कंपाउंड्स हैं उनका यूज़ कर रहे हैं मिथाइल सेल्यूलोज और इथाइल सेल्यूलोज के फॉर्मेशन में। सेकंड है यूज्ड एज द कूलिंग एजेंट। कूलिंग एजेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को अगर लो टेम्परेचर पे स्टोर करना होता है तो वहाँ पे हम डाई हेलोजन डेरिवेटिव डाइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरोमीथेन, इनको क्या करते हैं, कूलिंग एजेंट की जगह काम में लेते हैं टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए। एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक का मतलब होता है ऑपरेशंस वगैरह, सर्जरी वगैरह जो भी होती है उसके अंदर पेशेंट्स को एनेस्थीसिया जो दिया जाता है उसकी फॉर्म के अंदर लेते हैं। एनेस्थेटिक स्पेशली जो एनेस्थीसिया होता है जैसे क्लोरोफॉर्म लिया जाता है। इसके अलावा जैसे डाई हेलोजन डेरिवेटिव, पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स, गैसियस प्रोडक्ट या लिक्विड, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स काम में लेते हैं उसमें। यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ रबर। रबर जब बना रहे हैं उस कंडीशन के अंदर सॉल्वेंट का फॉर्मेशन करते हैं, तो सॉल्वेंट हमेशा इनर्ट सॉल्वेंट काम में लेते हैं, तो इनर्ट सॉल्वेंट की जगह पे हम हेलो डेरिवेटिव सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं ताकि हमारा मीडिया क्या रहे, है ना। तो उसके अंदर इनर्ट मीडिया के फॉर्मेशन के अंदर रबर, है ना, इनर्ट मीडिया के फॉर्मेशन के अंदर हम उसको काम में लेते हैं स्पेशली पॉलीमर फॉर्मेशन के लिए। यूज्ड इन द मेडिसिन इंडस्ट्रीज़, है ना, मेडिसिन इंडस्ट्रीज़ के अंदर मोस्ट ऑफ यूज़ करते हैं। तो ये अपने यूजेस थे किसके, डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स के। तो स्पेशली देखो पीछे का जो सिलेबस होता था उसके अंदर तो काफ़ी सारी मेथड्स आती थी, उनकी यूजेस आते थे। अब जो आप लोगों के बुक में दे रखे हैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को सिर्फ लाइटली एक, ये भी मैंने खुद की तरफ से ऐड किया है कि एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाए उसके बाद ही हो जाए। उसमें तो डायरेक्टली क्या दे रखे हैं, यूजेस दे रखे हैं, तो ध्यान रखना आपको इस चीज़ का। कंपाउंड आता है वो आता है ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव।
ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव का मतलब है कि हेलोजन एटम्स का नंबर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर 3 हेलोजन एटम्स एक साथ प्रेजेंट हो, स्पेशली उसको अपन बोलते हैं हेलोफॉर्म के नाम से जानते हैं उसको, ठीक है ना। ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स आर ऑल्सो नोन एज हेलोफॉर्म कंपाउंड्स। हेलोफॉर्म की जगह पे अगर आपने क्लोरीन काम में लिया है तो हेलो की जगह क्लोरो लिखेंगे तो उसका नाम क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म। काफ़ी फेमस है, एनेस्थेटिक है। पुरानी मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा कि कुछ रुमाल वगैरह के अंदर कुछ लिक्विड वगैरह मिलाते थे जिसको सुंघाने से उसके बाद में क्या हो जाता है, एनेस्थेटिक, आदमी बेहोश हो जाता था। आजकल इसको यूज़ नहीं लेते क्योंकि ये क्या करता है, नर्वस सिस्टम को काफ़ी इफेक्ट करता है, इस वजह से इसको यूज़ नहीं करते। तो ये है क्लोरोफॉर्म, बहुत स्ट्रॉन्ग एनेस्थेटिक होता है। दूसरा ब्रोमोफॉर्म होता है क्योंकि यहाँ पे Br है, और तीसरा है आयोडोफॉर्म, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन है। ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स का कॉमन नेम क्या होता है, हेलोफॉर्म होता है। कैसे बनाते हैं इसको, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड्स का जब फॉर्मेशन कर रहे हैं तो देखो CCl3CHO NaOH के साथ रिएक्शन है। अगर आपको याद हो तो ये रिएक्शन कौन सी है, हेलोफॉर्म रिएक्शन है। स्पेशली हमने देखा था हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर आप लोगों के पास में ऐसा कोई ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए जिसके अंदर RCHO ग्रुप प्रेजेंट हो, है ना, C डबल बॉन्ड O जिसके एक तरफ R ग्रुप प्रेजेंट हो। अगर उसको बेस के साथ ट्रीट करवाया जाता है तो हमारे पास क्लोरोफॉर्म बनता है और रेस्पेक्टिव क्या बनता है, एसिड का सोल्ट बनता है। क्लोरोफॉर्म रिएक्शन का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर था। 2 बार रिपीट हुई है ये रिएक्शन अपनी, तो उसको आप ध्यान रखें। उसके अंदर मैंने आपको ये बोला था कि आपको याद रखनी है कि कौन कौन से कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में देखो यूजेस देखने, अब देखो इसमें यूज़ है ना, यूजेस करेंगे तो यूज़ एज ए सॉल्वेंट, क्लोरोफॉर्म को हम किसके काम में लेते हैं, एज ए सॉल्वेंट के फॉर्म में काम में लेते हैं। दूसरा हम कूलिंग एजेंट की जगह पे इसको काम में लेते हैं, ठीक है। तीसरा ये लेस पॉइजनियस होता है ना, टॉक्सिक तो होता है पर स्ट्रॉन्ग टॉक्सिक नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस नहीं होता है। तो इसलिए इसको अपन क्या करते हैं, एनेस्थेटिक के फॉर्म के अंदर काम में लेते हैं। बहुत काफ़ी वाइडली यूज़ होता है एनेस्थेटिक। आज भी एनिमल्स को तो एनेस्थीसिया के फॉर्म के अंदर क्लोरोफॉर्म ही दिया जाता है मोस्टली, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट की जगह पे तो उस जगह लेते हैं ऐसी कोई भी रिएक्शन जो एक्सप्लोसिव नेचर की होती है, जिनको अंदर पोलर सॉल्वेंट के अंदर नहीं करवाना चाहते अपन, तो तो एज ए सॉल्वेंट लेते हैं ना, तो एक्सप्लोसिव जो रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर इनर्ट मीडिया के अंदर जो भी रिएक्शन होंगी उसके अंदर, है ना, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह इसको काम में लेते हैं। कूलिंग एजेंट हो गया क्लोरोफॉर्म जो आता है फ्रिज के अंदर, है ना, तो जो CFC वगैरह होता है, तो जो हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं उनको अपन स्पेशली काम में लेते हैं कूलिंग एजेंट की जगह पे। लेस पॉइजनस होता है एनेस्थेटिक की फॉर्म के अंदर, ड्यू टू एक्सप्लोसिव नेचर, स्टोर्ड इन कलर्ड बॉटल एंड डार्क। देखो क्लोरोफॉर्म जो होता है ना, उसकी खास पहचान होती है कि ये एक तो लाइट के साथ में एक्सप्लोसिव होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और एयर के लिए, लाइट और एयर के लिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इसको लाइट से बचाने के लिए तो डार्क में रखा जाता है, अंधेरे में रखा जाता है, और एयर से बचाने के लिए, है ना, डार्क में रखा जाता है और कलर्ड बॉटल में रखा जाता है, और एयर से बचाने के लिए इसको टाइटली पैक्ड किया जाता है। इसका रीज़न यही होता है, इसको टाइट पैक करते हैं और डार्क और कलर्ड बॉटल के अंदर रखते हैं, तो ताकि इसको एयर से और लाइट से बचाया जा सके, है ना, एक्सप्लोसिव नेचर का है इसलिए इसको बचाने के लिए करते हैं अपन ये चीज़ें। नेक्स्ट होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है इसके अंदर देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मतलब होता है चारों के चारों हाइड्रोजन एटम्स हैं वो सब्सटीट्यूट हो जाएं किससे, क्लोरीन एटम से, तब उसको बोलते हैं CCl4 या कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका जो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो नाम होता है, कॉमर्शियल नेम होता है, वो होता है पायरीन, है ना। पायरीन मेडिसिन इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी काम में लेते हैं। जो डेंटल सर्जरीज होती हैं, दांतों की जितने भी ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, दांतों की जितने भी मेडिसिन होती है, उनका एक मेन कंपोनेंट होता है पायरीन, ठीक है ना। पायरीन को काम में लेते हैं, एनेस्थेटिक की जगह पे इसको भी काम में लिया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर देखो, CH4 रिएक्ट विद Cl2, हाई टेम्परेचर दिया है, इसका मतलब इसको बहुत हाई टेम्परेचर दिया है, इसका मतलब रिएक्शन किससे हो रही है, फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रही है। आप चाहो तो इस हाई टेम्परेचर की जगह पे HNU भी लिख सकते हो, है ना।
हाई टेम्परेचर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, इसका मतलब सारे के सारे हाइड्रोजन एटम सब्सटीट्यूट हो जाएंगे क्लोरीन एटम से, जिससे हमारे पास क्या बन रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl गैस रिमूव हो रही है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो यूज, देखो पायरीन, इंडस्ट्रियल लेवल पे जो सब्सटेंस है उसको क्या बोलते हैं, पायरीन। जो फायर ब्रिगेड होती है उसके अंदर जो गैस भरी हुई होती है वो कौन सी होती है, CCl4, पायरीन गैस भरी हुई होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना। तो स्पेशली अपन जो फायर ब्रिगेड के अंदर गैस होती है उसकी जगह पे काम में किसको, आग बुझाने के लिए है ना, तो उसके लिए काम में किसको लेते हैं, CCl4 को या कार्बन टेट्राक्लोराइड को काम में लेते हैं। यूज एज द फायर रेसिस्टेंट, ठीक है, देख लिया ये। ड्राई क्लीन जब करवाते हैं तो उसके अंदर भी इसी गैस को फ्लो किया जाता है ना, CCl4 को। जैसे कपड़ों पे लगे हुए जो दाग धब्बे होते हैं उनको ड्राई वॉश करने के लिए अपन काम में लेते हैं क्या, CCl4 एज द कूलिंग एजेंट। कूलिंग एजेंट का मतलब वही है बार बार कि हेलोजन, पॉली हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड एज द कूलिंग एजेंट्स, ठीक है। अब देखो आप बेटा, ये चैप्टर जो है मोस्ट ऑफ मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है इन चैप्टर्स के अंदर। और चैप्टर ही नहीं, ओवरऑल ये बोल दूँ मैं कि ऑर्गेनिक वाली जो बुक है वो कंप्लीट हो गई, तो भी इसमें कोई रॉन्ग नहीं है। मैटर जो है वो मैंने आपको देने की पूरी कोशिश करी है, क्योंकि 99% मैटर मैंने आपको प्रोवाइड किया है। क्वेश्चंस आप लोगों के ऊपर छोड़ दिए मैंने। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है मेरी कि एक तो बुक के अंदर जो जितने भी एग्जांपल्स दे रखे हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके साथ में जो टेक्स्ट बुक है उसके पीछे की तरफ क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करें। अभी अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाने बैठती हूँ तो जब तक हम फेस टू फेस नहीं होते या डायरेक्टली नहीं मिल पाते तब तक उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाते, और इस सब के लिए आपको मैटर प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। अब देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को हर एक चैप्टर का एक ही सीक्वेंस रहा है। सबसे पहले टॉपिक है, उसका इंट्रोडक्शन है, उसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन आया है, देन उसका नॉमेनक्लेचर आया है, देन उस फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर आई है, उसके बाद में उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अगर उसमें कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आई हैं स्पेशली तो वो हैं बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी वगैरह, और उसके बाद में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं। इस तरीके से हमने हर एक चैप्टर को, हर एक फंक्शनल ग्रुप को कंप्लीट किया है। और इसके अंदर देखो आप लोगों के बहुत सारी रिएक्शन तो नहीं है, ऑलमोस्ट मैंने आपको 150+ रिएक्शंस बताई होंगी सारे चैप्टर्स के अंदर। तो इन रिएक्शंस के अंदर आप एक तो ये याद रखें, कंपैरेटिवली याद रखो हर एक रिएक्शन को कि किस रिएक्शन को कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक लेके जाना है, नेम रिएक्शन क्या है। जैसे रिडक्शन की 3-4 नेम रिएक्शन आई हैं, ऑक्सीडेशन की 1-2 नेम रिएक्शंस आई हैं, है ना। और जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के काफ़ी सारी रिएक्शंस आती हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन सब में कॉमन है। मेरा कहने का मतलब है कि टॉपिक है ना, आप लोगों को कंपैरेटिवली याद होना चाहिए। जब तक कंपैरेटिवली याद नहीं होगा आप इस पूरे चैप्टर को या फिर पूरी जो बुक है उसको समझ ही नहीं पाएंगे। सब कुछ ओवरलैप लगता है, और जितना प्रैक्टिस करते हैं उतनी याद होती है। बहुत बार बच्चों के कमेंट आते हैं सारी रिएक्शन कॉमन ही लगती हैं, समझ नहीं आती, तो वो तब तक रहेगा जब तक आपको मैटर क्लियर नहीं होगा। हर एक रिएक्शन का अलग फीचर होता है, जब आपको याद है तो उसमें कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं है। अब देखो 5 मिनट में मैं इस चैप्टर का रिव्यू देती हूँ। सबसे पहले आपने देखा है, सबसे पहले आप लोगों ने देखी हेलोजन डेरिवेटिव जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है। उसके अंदर आपने क्लासिफिकेशन देखा है, मोनोहेलाइड, उसके बाद में डाईहेलाइड जिसमें जेमिनल विशिनल देखा है, ठीक है। जेमिनल विशिनल के बाद में आपने देखे हैं पॉलीहेलाइड्स, ठीक है। इसके बाद में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, कोई खास बात नहीं है। यहाँ से देखो एलाइलिक हेलाइड है तो एलाइलिक हेलाइड में ध्यान रखना CH2 उसके जस्ट बाद में डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। यही CH2 के जस्ट बाद में बेंजीन रिंग हो तो बेंजाइलिक पोजीशन है। एराइलिक में डायरेक्टली बेंजीन रिंग से, विनाइलिक के अंदर डायरेक्टली डबल बॉन्ड से अटैच है। चारों ग्रुप के अंदर आपको पता होना चाहिए एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक और एराइल क्या क्या, ठीक है। नोमेनक्लेचर में कोई दिक्कत नहीं है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अपने हिसाब से याद रखें आप इसके अंदर। इसके बाद में मैं सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी इसके अंदर कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद में आप डायरेक्टली कंसर्न करें किसको, SN1 SN2 जो रिएक्शन है उनको एकदम टिप्स पे रखें। SN1 रिएक्शन के फीचर क्या है और SN2 रिएक्शन के फीचर क्या है। इसके अंदर जो दोनों के अंदर जो डिफरेंस थे वो मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़े हैं कि आप खुद याद रखें उनको कि क्या क्या है, क्या फैक्ट है, नहीं है, ठीक है। स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स वगैरह सब कुछ आप खुद देखेंगे इसके अंदर। उसके बाद में देखो जो प्रॉपर्टीज़ आती हैं जैसे इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन, रेसिमिक मिक्सचर क्या है, कायरल कार्बन क्या है, ये सब। उसके
इसके बाद में आप लोगों के आती हैं एराइल कंपाउंड्स आते हैं। एराइल कंपाउंड्स के अंदर आपको ध्यान रखनी है एरोमेटिक कंपाउंड और एलिफेटिक कंपाउंड की SN1 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी क्या है, किन किन पोजीशन पे वो रिएक्शन देते हैं, उसके बाद उनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वगैरह रिएक्शंस आ जाती हैं। तो इसके अंदर स्पेशली जो जो टॉपिक्स मैंने स्ट्रेस किए उनको आप ध्यान रखें। मेरी तरफ से ये ऑलमोस्ट चैप्टर फिनिश हो चुका है, फिर भी आप लोग कोशिश करें कि आपकी तरफ से भी फिनिश हो जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई डाउट होता है तो आप उसको नोट आउट करके रखेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे गाइस।